तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शानदार मेगा कॉन्क्लेव लगातार जारी है और इसमें आपने कुछ धमाकेदार डिबेट्स भी सुनी हैं और साथ ही साथ आपने राजनीति की दिग्गज हस्तियों को देखा। अश्विनी वैष्णव जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद एक के बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। अब एक बहुत ही प्यारा सेशन होने जा रहा है क्योंकि दो बहुत ही शानदार मेहमान मेरे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का। बहुत ही चिरपरिचित चेहरा है और आप इनके वीडियोस को खूब पसंद करते हैं, खूब वायरल होते हैं और इसी तरह से वायरल आजकल हो रहे हैं विष्णु शंकर जैन साहब। ज्ञानवापी हो, संबल हो, ऐसे कई मामलों में वैसे तो वो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया, बहुत चर्चा में आए। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और पुष्पेंद्र जी, मैं सेशन की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इसका हमने एक टाइटल रखा था लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप दोनों के साथ में इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। हमने ये देखा कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है और उसके साथ में आने वाले समय में हमारी क्या चुनौतियां होंगी, खासतौर पर सामाजिक स्तर पर, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। आप धर्म विषयक और कई ऐसी बातें जिसमें हम देखते हैं कि युवा हमारा सही मायनों में इन चीजों को समझ पाए, धर्म और राजनीति के बीच के भेद को भी समझ पाए, उस पर भी आपने काफी प्रकाश डाला है। तो मैं चाहूंगा आप चुनौतियों को किस तरीके से देखते हैं और उस पर आपके विचार क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, ऐसे विषय को भी इस किस्म के प्रोग्राम में इंक्लूड किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती यह है कि भारतीय सनातनी हिंदू समाज को पिछले कम से कम 70-75 साल से झूठ बोलने और झूठ सुनने की आदत पड़ गई है और हमने इतना झूठ बोला है कि हम झूठ को आज सच मानते हैं और बड़ी ताकत के साथ पब्लिकली उसको प्रचार भी करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन किसी चीज की, सुधी श्रोता हैं और विश्वास करिए, इसको गौर से सुनिए, ये आपके काम का है, ये बात आपके लिए कही जा रही है। आप भविष्य हैं इस देश का और आप लोगों को पुष्पेंद्र जी को सुनना चाहिए। ये जो बातें, जो विषय वो आपके सामने रखते हैं ना, इसका सरोकार इसी बात से है कि आप लोगों की जहनियत, आप लोगों की सोच आगे क्या विकसित होती है। मेरा निवेदन है आपसे कि कृपया ध्यान से सुने। धन्यवाद। नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है, ये मैं पिछले 10-15 साल से लगातार कह रहा हूं। हम कोई विचार नहीं दे रहे, न हमारा कोई विचार है भाई, न हमारी कोई आइडियोलॉजी है। हम सिर्फ आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि इस दौर में, इस संचार क्रांति में इंफॉर्मेशन जो है सबसे सस्ती है। हम लोगों के दौर में इंफॉर्मेशन महंगी थी, महंगी किताबें खरीदनी पड़ती थी, पैसे नहीं होते थे और कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही वो चीजें होती थी। आज संचार क्रांति में अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। इससे पहले जो डिबेट हो रही थी यहां पर, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। दोनों महा हाई लेवल के झूठे हैं। इसलिए जिस भारत की बात हम बार बार करते हैं, सरकारें 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, आजादी में हमारे यहां स्पीचें भी दी जाती हैं। आज तक दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना भारत में है, ना ग्रेट ब्रिटेन में है। और बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन हमारे यहां यह डर है कि एक जो बना बनाया सेट नैरेटिव बन जाता है और कोई बहुत पद पे बड़े बैठने वाला आदमी जब उसको कह देता है तो उसको, उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हम लोग। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता है, लेकिन 2024-25 आ गया है, हम उसे आजादी मानते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है
कि जिसे आप करेक्ट कर लेंगे तो लोगों को थोड़ी देर के लिए लगेगा कि साहब ये जो कहां से आ गए, कहां से इंफॉर्मेशन लेके आ गए। तो आज डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और ज्यादातर चीजों को मैंने फेसबुक पे इसलिए डाला है कि लोग मुझ पे क्यों यकीन करें। मैं उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के अपने फेसबुक पेज पे डालता हूं और फिर कहता हूं कि आप इसको दोबारा से रीचेक कर लें। ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोले गए, जैसे हमारे यहां भगवान राम पे सवाल उठाना उतना खतरनाक नहीं है, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाना खतरनाक नहीं है, उनके चरित्र पे टिप्पणी करना उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इस देश में गांधी जी के ऊपर अगर कोई सच भी बात कह रहा हो तो अंध भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ है कि वो आपको पागल कर देंगे। गांधी जी, दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं उनके बारे में। गांधी जी आज भी उनका एक भजन है, जिस भजन को हम सुनते हैं, रघुपति राघव राजा राम। उस भजन को इस देश के एक बेहतरीन ब्राह्मण पंडित लक्ष्माचार्य जी ने लिखा था, उन्होंने गाया था। उस पूरे भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये लाइन ही नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता का वो गीत है। गांधी जी का दूसरा जो मेरा सवाल है कि 1946 में 4-5 घटनाएं घटी हैं जो हिस्ट्री के किसी जगह उस क्रोनोलॉजी में नहीं दी हैं। अगर आपको 50 साल बाद पता चले कि जिसे आप अपना आदर्श मानते थे, बहुत महान आदमी मानते थे, वो बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके नाम के साथ कोई भद्दी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जिस सनातन सभ्यता को मैं मानता हूं उसमें कहा गया है कि उम्र से बड़े लोगों ने अगर कोई बात गलत कही है तो पूरे सम्मान के साथ, शब्दों की मर्यादा के साथ उस बात को कहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उनके बारे में अशब्द कहे जाएं फिर उनकी बात कही जाए। 1946 की एक घटना है और वो ऑन रिकॉर्ड है। उसमें से 6 घटनाएं हैं, 6 में से आखिरी घटना बताता हूं। जनवरी 1946 में भारत की जो प्रांतीय असेंबली थी उनके चुनाव हुए और वो चुनाव हिंदू मुसलमान के प्रदेश में हुए। कोई 1585 सीटें थी, उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। मुस्लिम लीग का नारा था हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, और कांग्रेस पार्टी का नारा था भारत के लिए। चुनाव हुआ, 15 प्रांतीय असेंबली से 885 सीटें कांग्रेस को मिली। 492 रिजर्व सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में यह अधिवेशन में पास कर दिया था कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए, और यह लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन था जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिसाइड किया। तो मुसलमानों को लगा कि इस देश में हम चुनाव के माध्यम से पाकिस्तान नहीं ले सकते। मार्च में क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने गांधी जी से कहा कि हम सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को देंगे। और कांग्रेस में भी उन्होंने कहा हमारी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। जब ये सारी बात गांधी जी को पता थी, तो जब चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, जब चुनाव हुआ कि अध्यक्ष के ना चुना जाए, क्योंकि 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो 1888 में मक्का में पैदा हुए थे। तो नया चुनाव होना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप सोचिए कि उस वक्त के कांग्रेस के लोग, वो शायद नेहरू जी को हमसे बेहतर जानते होंगे, हम तो नहीं जानते उनको उतना। चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए, ताकि नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेसियों ने जब नाम मांगे गए चुनाव के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए एज ए उम्मीदवार नहीं चुना, वो उम्मीदवार ही नहीं थे। तब गांधी जी ने CWC में जाकर के कहा कि मेरी पहली पसंद नेहरू है। और देखिए, मैं फिर कहता हूं कि आज के ये जो
कांग्रेस वाले नजर आते हैं। मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं है। जी। उस वक्त के कांग्रेसियों को देखिए कि 15 प्रांतीय असेंबलियों से 15 वोट पड़े, और कैसे कांग्रेसी होंगे कि पहले तो वो नेहरू को जानते हुए उन्होंने समझा होगा कि शायद ही इज नॉट फिट, तो उम्मीदवार नहीं बनाया, और जब वो उम्मीदवार बन गए तो 15 प्रांतीय असेंबली के वोट पड़े, उसमें से 1 वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट एक पट्टाभी सीतारमन को मिला और 1 जो आचार्य जेबी कृपलानी को मिला, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। तो गांधी जी ने हस्तक्षेप करके पटेल को नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया। ये आपकी दूसरी शिकायत है जो आप कह रहे थे, या दूसरा सवाल? इसलिए मैं सवाल नहीं, मैं आपके सवाल के माध्यम से जो आपने इतनी अच्छी ऑडियंस इकट्ठी की है, खासतौर से यंग, इनको करेक्ट बात मालूम होनी चाहिए। ये इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कुछ भी बड़ी बात कहेंगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। इसलिए मेरा सिर्फ मानना यह है कि वो बात कैसी भी हो, करेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है कि जिस देश की शुरुआत में इतने झूठ और फरेब हुए हों, तो कोई तो कहेगा ना। और ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी के सबसे नजदीक, सबसे भरोसेमंद आदमी जो गांधी जी के साथ यहां से लेकर साउथ अफ्रीका सारी यात्राएं की, उन्होंने ये किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। नहीं, गांधी एंड हिज थॉट्स, और उनका नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। पूरे देश में से आचार्य जेबी कृपलानी की किताब गायब है, जो भारत सरकार ने छापी थी।